चुनाव के बाद ऑल आइज ऑन अयोध्या, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सभी की जुबान पर अयोध्या 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 है। और अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई, सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या वजह रही कि अयोध्या में हार का बीजेपी को सामना करना पड़ा। अयोध्या में हमारे साथ पशुपति शर्मा जी आउटपुट हेड हैं। अयोध्या में हार का कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, लोग यहां तक कह रहे हैं कि अयोध्या वालों ने बीजेपी के साथ गद्दारी कर दी। देखिए गद्दारी और इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया पर है, हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, चाहे सोशल मीडिया रहे चाहे अनसोशल मीडिया रहे, सवाल ये है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, अयोध्या में, काशी में कहाँ कितने वोट पड़ते हैं, कौन सा व्यक्ति किधर जाता है। ये कोई राजशाही नहीं है, ये कोई ऐसा तंत्र नहीं है जिसमें कि आपने गारंटी समझ ली कि एक व्यक्ति है, आशीष है तो हमेशा हाथ पे छाप लगाएगा या कमल पे छाप लगाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप हर वक्त हर पल आपका एक जजमेंट है, उस जजमेंट के हिसाब से आप चेंज करते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि अयोध्या जब आप अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या सिर्फ और सिर्फ राम की नगरी के तौर पे केवल अयोध्या के लोगों का सेंटिमेंट नहीं है, वो सनातन का सेंटिमेंट है। और सनातन की जब बात आप करते हैं तो जो आप ओवरऑल एनडीए के पक्ष में सीटें गई हैं, जो ओवरऑल पीएम मोदी के पक्ष में सीटें गई हैं, तो उसका असर अयोध्या के बाहर भी है। एक हमने बहुत छोटे थे जब किताब पढ़ते थे, गढ़ आया पर सिंह गया। क्या अयोध्या वैसे ही है कि जीत तो हो गई लेकिन अयोध्या रूपी जो उनका सबसे मेन जो सेंटर था वो चला गया, तो कहीं ना कहीं रंग में भंग पड़ने वाली बात हो गई है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ था, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो उम्मीद जरूर थी बीजेपी या सनातन के जो लोग समर्थक हैं उनको ये लग रहा था कि अयोध्या में एक जीत मिलने का संदेश कुछ और जाता। लेकिन संदेश से ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इस बात पे मंथन होना चाहिए कि हम चूक कहाँ गए। जो बीजेपी के नेता हैं उनको ये समझना चाहिए कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई। क्या वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए? वो जो जिसने क्या कम्युनिकेट करना था भाई? सारा मशीनरी वहां लगी हुई थी, सारा तंत्र लगा हुआ था, सारा मीडिया वहां लगा हुआ था, भव्यता दिखा रहा था राम मंदिर बनते हुए और तमाम प्रोसेस होते हुए। प्रधानमंत्री वहां रैली करते हैं, क्या कम्युनिकेट नहीं कर पाए वहां पर? भाई देखिए, आप किसी योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है जितना 3 महीनों में अयोध्या गए होंगे, मुझे लगता है 80 से 85 दौरे वो अयोध्या में ही रहे। तो क्या कम्युनिकेट नहीं कर पाए? आप लल्लू सिंह और अयोध्या एक पर्याय रहा लंबे समय तक। अगर पार्टी के पास कोई इनपुट था, अगर पार्टी ने अपना कोई इंटरनल सर्वे किया था, तो उसको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि अयोध्या की सीट फंसी हुई है, कोई नया चेहरा वहां देना चाहिए। जो बात हो रही थी पहले कि काशी की बजाय अयोध्या से पीएम मोदी लड़ सकते हैं, वैसा कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। अब आप लड़ते हैं, अगर लड़ते तो बहुत हार होती, तो फिर क्या होता? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी या कोई ऐसा कद्दावर नेता जिसको आपने एक सिंबल बनाया, लार्जर देन लाइफ बनाया। अवधेश प्रसाद ने खुद अपने बयान में कहा है कि चर्चा ये थी कि प्रधानमंत्री अयोध्या से लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको इनपुट मिला कि यहां से वो हार भी सकते हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद जमीनी नेता हैं। उनका ये कहना है जमीनी नेता हैं, हार सकते हैं, इस डर से रिपोर्ट गई और वो प्रधानमंत्री ने बैक किया वहां से नहीं लड़ने का। अब देखिए, अवधेश प्रसाद जीत गए, मान लीजिए कोई जीता हुआ आदमी अब कितने भी बड़बोले बयान, देखिए बड़बोले बयानों का लोकतंत्र में बड़बोले बयान, उन्हें बहुत सौम्यता के साथ बात रखी है। ये सौम्यता के साथ भी बड़बोला बयान नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी भी आते तो मैं हरा देता। नहीं, हार सकते थे। नहीं, सॉफ्टनेस, मैंने पूरा बयान सुना, बड़ा आराम से उन्होंने सुना। आशीष जी, वो मैंने बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुना उनका, वो जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं। और वो ये कहने जनता ने जिताया है, वो इसका श्रेय नहीं ले रहे हैं कि मैंने जीत लिया, ये कर लिया। मैंने भी सुना बयान। वो तो जनता ने जिताया, जनता ने चुनावों का फैसला अपने हाथ में ले लिया, ये तो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं। ये सब कहते हैं जनता का ही फैसला है, ये जनता ही जिताती है, जनता ही हराती है। इससे कोई भी एक सीजन्ड राजनेता ने मना नहीं कर सकता। लेकिन अयोध्या जो है, अयोध्या को लेकर देखिए, पूरे चुनाव में जो बीजेपी के साथ या बीजेपी के जो लोग रहे हैं,
उनको इस बात का एहसास जरूर हो रहा होगा कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस इसीलिए अति आत्मविश्वास में ही यूपी की 51 सीटें पहले फेज में एक साथ अनाउंस कर दी जाती हैं, जो पहले वहां से सांसद थे, यानी कि उन पर भरोसा जताया जाता है कि 51 सीटें हम एक साथ करेंगे अनाउंस, ये तो जीत ही जाएंगे। नहीं, और यही आत्मविश्वास होता है। बेसिकली क्या है कि जब आप जीतते हैं तो यही फैसला बड़ा अच्छा हो जाता कि आपने चूंकि 51 पहले बता दिए थे, इसलिए उन लोगों ने तैयारी कर ली और रन में उतर गए। यही रायबरेली और अमेठी को लेकर पूरी जनता कह रही थी कि कांग्रेस गलती कर रही है, अभी तक अनाउंस नहीं कर रही है। जब वायनाड में वोट हो गया उसके बाद आप कांग्रेस और रायबरेली का कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, तो ये यही तो है, नहीं, यही तो रणनीति की ही तो जीत है ये। नहीं, रणनीति की जीत है, बिल्कुल जीत। आप जब जीत जाते हैं तो सारे चीजें फैक्टर टट 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 खटाखट खटाखट ये जुड़ती जाती हैं, और जब आप कहीं से हार जाते हैं तो फटाफट 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 आपकी हंसी शुरू हो जाती है। तो ये सवाल सिर्फ ये है कि अयोध्या जैसे गढ़ का बिल्कुल आकलन गलत हुआ, ये एक रणनीतिक चूक है। ये बीजेपी में मंथन जरूर होगा कि भैया अयोध्या जैसा किला बचाने के लिए आप, इसका मतलब एकदम ब्लैंक थे आप। नहीं, देखिए अयोध्या में 5 सीटें विधानसभा सीटें आती हैं, जो जहाँ से अवधेश प्रसाद आते हैं वहाँ पे SC ST वोटर ज़्यादा है, ठीक, और तमाम सीटों पर मुस्लिम वोटर का प्रभाव है। तो क्या बीजेपी ये जोड़ घटाने में, क्योंकि अयोध्या ऐसी नहीं है, फैजाबाद ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी जीत हमेशा रही हो। पिछले 19 में भी जहां लोग 4 लाख 5 लाख वोटों से जीत रहे थे, अलग अलग जब माहौल था पूरा, वहां भी अयोध्या में 1,10,000 वोटों से जीते। कई बार वहां जीत का मार्जिन मोदी उसमें फैक्टर में भी नहीं, मोदी फैक्टर में भी 65,000 80,000 विधानसभाओं में भी रहा है। तो क्या ये कैलकुलेट नहीं कर पाए? नहीं, कैलकुलेशन। एक और बहुत अहम नारा वहां चला, जो नारा था कि न मथुरा न काशी जीतेगा इस बार अवधेश पासी, ठीक है। तो ये जो नारा वहां चला, तो उसका भी जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया कि मंदिर धोने वाली बात आई, अखिलेश जहां गए, और तमाम जो चीजें थी कि संविधान खत्म करने वाली बात, क्योंकि संविधान जो ST ST वर्ग है उसके लिए संविधान ही सब कुछ है। संविधान से जो उनको शक्ति है वो बाबा साहब के लिए, उन्होंने भगवान राम को प्रणाम तो किया, लेकिन चुना उन्होंने संविधान को इस बार, ऐसा लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अयोध्या में राम मंदिर बना, इकबाल अंसारी, उनके बेटे, सबके नैरेटिव को लेकर आप सामने आए। आपने कहा कि नहीं, अब हिंदू मुसलमान और ये सारी चीज़ें एक हो गई, सब ने एक साथ। अभी आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम फैक्टर, फलाना फैक्टर। तो आप जो तस्वीर दिखती है, जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, उसके पीछे का जो नैरेटिव है, उसके पीछे की जो हलचल है, अंडर करंट क्या था अयोध्या में, अंडर करंट क्या था। अगर आपने निर्माण के लिए किसी का घर ढहाया है, अगर आपने उस विकास के लिए, जिसको आपने नई नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए कुछ लोगों को वहाँ से विस्थापन करना पड़ा है, तो क्या उस विस्थापन का मुआवजा सही समय पर मिला? क्या जिन लोगों की शिकायतें थी उसको आपने एड्रेस किया? क्या आप सो कॉल्ड हवाई लोगों के साथ बैठ कर रणनीति बनाते रहे? क्या मशीनरी ने नेग्लेक्ट किया? अब इसकी पड़ताल होगी कि भाई आप, जो लोग नाराज़ थे, जो लोग अपनी शिकायतें लेकर आ रहे थे, उसकी शिकायत दूर करने का मैकेनिज्म क्या बनाया। अब जो बात है कि विकास होगा तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो विकास का फ़ायदा आपको हो सकता है 5 साल के बाद दिखे, लेकिन इमीडिएट जो लॉस हो रहा था उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कोई रणनीति बनाई? नहीं बनाई। अगर नहीं बनाई तो उसका कसूरवार कौन है, और कौन से लोग थे जो गलत इंफॉर्मेशन केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंचा रहे थे? तुम्हारे कागजों में गांव का मौसम गुलाबी है, वो जो लिखा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, नागार्जुन जी ने लिखा है जो। तो ये जो गुलाबी मौसम पहुंचाया जा रहा था अयोध्या से, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप कोई किसी सीट को अहम मान रहे हैं तो उसके ऊपर निगरानी तंत्र आपका चौकस रहना चाहिए था। उसके ऊपर आपको ये लगना चाहिए था कि हमारी जीत का मार्जिन, जहां आप 10 लाख की जीत का मार्जिन काशी में रखते हैं, आपने अयोध्या में जीत का मार्जिन क्या रखा था जो आप हार गए? ये तमाम चीज़ें हैं, और भी लोग उनसे बातचीत करते हैं कि अयोध्या में हार का कारण क्या रहा, क्या वजह रही कि अयोध्या जैसी जगह पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा। क्या जो बाहरी लोग हैं जो वहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे गुजरात के कारोबारी हों, चाहे
वो तमाम लोग हों जो वहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं, लोगों में क्या मैसेज गया कि हम तो मजदूर बनकर रह जाएंगे साहब, और मज़े या जो फ़ायदा है, मुनाफा है, वो बाहरी नहीं लोग नहीं 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 ये मुद्दा है ही नहीं। देखिए उद्योग वही लगाएगा जिसके पास पैसा होगा। अब वहाँ के कोई मजदूर हैं या गरीब हैं वो उद्योग नहीं लगा सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि उद्योग वही लगाएगा या इंडस्ट्री वही लगाएगा जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास कैपिटल होगी, फंड होगा, और तभी जो है वो डेवलपमेंट होगा भी। तो जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा है कि हाँ बाहर के लोग यहाँ पर बड़े उद्योगपति ज़मीन खरीद रहे हैं और हम मजदूर बनकर रह जाएंगे। देखिए जहाँ तक रोज़गार की बात है, समाज में हर तबका होता है ऊपर नीचे, और सबको अपने हिसाब से रोज़गार मिलता। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी तो जाहिर सी बात है कि जो गरीब तबके के लोग हैं या जो मजदूर तबके के लोग हैं उनको रोज़गार मिलता वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जो इसमें सबसे बड़ी जो फैक्टर लग रहा है बीजेपी की हार के पीछे, ये बीजेपी से ज़्यादा नाराज़गी मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सिटिंग एमपी थे लल्लू सिंह, उनके अगेंस्ट ज़्यादा नाराज़गी दिखी। देखिए इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे थे, बल्कि जो वहाँ की जो लोकल मशीनरी है, जो लोकल संगठन है, बीच में जब सर्वे हुआ था टिकट को लेकर, तो लोकल जो संगठन है उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की थी कि लल्लू सिंह जो बाय नेचर हैं वो लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। वो एक ऐसे सांसद हैं जिनके पास अपने लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएँ सुनने के लिए वक्त नहीं होता है। लोग उनके दर पर जाते हैं, वहाँ से खाली हाथ लौट आते हैं। इस तरह की नाराज़गी थी और इस तरह की एक रिपोर्ट भी गई थी आलाकमान के पास, लेकिन आलाकमान ने जो कैंडिडेट है उसको बदलने पर विचार नहीं किया, और जो वहाँ का लोकल संगठन था उसको एक तरीके से डिनाई कर दिया। और सिर्फ एक सीट नहीं, उत्तर प्रदेश की ऐसी बहुत सारी सीटें थी जिस पर ये बड़ा फैक्टर सामने आया। देखिए मुझे लगता है कि जो दिल्ली में बीजेपी ने रणनीति अपनाई थी, जो दिल्ली में बीजेपी, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये आ रही है कि फैजाबाद जो जनरल सीट है वहाँ पर ऐसी रणनीति समाजवादी पार्टी ने अपनाई कि वहाँ से एससी कैंडिडेट को उतारा। मतलब उनका कैलकुलेशन सटीक था, और बीजेपी का कैलकुलेशन जो इतनी सर्वे है तमाम है, उनका कैलकुलेशन कैसे चूक गया? जब 3 महीने 4 महीने में लगातार 80-90 दौरे योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कई बार जा रहे हैं, मंदिर निर्माण हो गया। होता ये है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। अब नतीजे पीडीए के फेवर, नतीजे अखिलेश यादव के फेवर में आए हैं, नतीजे विपक्ष के फेवर में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब उसी के फेवर में सारी चीज़ों को, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ढूंढा जाएगा। लेकिन रणनीति ऐसा नहीं है, रणनीति बीजेपी ने भी बनाई, रणनीति समाजवादी पार्टी ने भी बनाई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार क्या किया कि जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर चल रहे थे, उस पीडीए के फॉर्मूले को पूरी तरीके से उन्होंने वहाँ पर लागू किया। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की जो एक थ्योरी लेकर अखिलेश यादव चल रहे थे, उसी थ्योरी को अखिलेश यादव ने यहाँ पर लागू किया, मजबूती से लागू किया, जमीनी रूप से लागू किया, और उनके कार्यकर्ता सिर्फ इस थ्योरी को लेकर लगातार डटे रहे। और यही वजह थी कि अवधेश पासी को टिकट दिया गया। 1957 के बाद, 1957 के बाद अवधेश पासी पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अयोध्या से, अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं जिन्होंने अयोध्या से जीत हासिल की है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी की अपनी रणनीति रही, समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति रही, लेकिन हाँ वो रणनीति क्लिक हो गई, और जो पीडीए वाला फॉर्मूला था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो ये वोट थे पीडीए वाले, ये कंसोलिडेट हुए, और कंसोलिडेट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़े। लेकिन इस कंसोलिडेशन के पीछे भी जो वजह है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी, 10 साल से लल्लू सिंह वहाँ से सांसद रहे, 2 टर्म से वो सांसद थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी भांप नहीं पाई। उनके खिलाफ जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को शायद समझ नहीं पाई। जो संगठन की रिपोर्ट थी, उस संगठन की रिपोर्ट को बीजेपी ने डिनाई किया। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। प्लस देखिए, जो डेवलपमेंट होती है, जब विकास जहां कहीं भी होगा, उस विकास की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अबुल भाई हैं यहाँ पर, अबुल भाई हैं यहाँ पर, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप, जो सुन रहे थे आप? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर इन चुनाव का पूरा हम पोस्टमार्टम करें और देखें, उत्तर प्रदेश का खास अयोध्या की, केवल अयोध्या की, अच्छा केवल अयोध्या की आप बात कर रहे हैं, तो केवल अयोध्या की जहां तक सवाल है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं तमाम जितने भी टेलीविज़न चैनल्स हैं और जो सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूँ कि उनके पास जवाब देते बन नहीं रहा है अयोध्या के मामले में। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से लल्लू सिंह वहाँ से चुनाव हारे, और जो जैसा कि रोहित भी कह रहे थे कि वहाँ से जिस तरह से एक रणनीति के तहत वहाँ से एक पासी कैंडिडेट को उतारा गया, तो वो फॉर्मूला पूरी तरह से हिट रहा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और मानकर चल रहा हूँ, जो मेरा आकलन है, आप असहमत हो सकते हैं उससे, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश की नब्ज को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहा। उन्होंने ये सोचा कि हम जिस भी कैंडिडेट को उतार देंगे वो प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रधानमंत्री के चेहरे पर
वोट दे देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दिल्ली वाला जिक्र कर रहा था ना, मैं वही कर रहा था कि दिल्ली में देखिए, दिल्ली में बीजेपी ने भांप लिया कि हवा हमारी हवा खिलाफ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो गए हैं। इसलिए देखिए, एक मनोज तिवारी की सीट को छोड़ के बाकी सारी सीटों पर कैंडिडेट वहां पर बदल दिए, तो वो रणनीति दिल्ली में कामयाब रही, आप 7 सीटें रिटेन कर गए। लेकिन एक ये बहुत बड़ा सेटबैक था, जब यूपी में सर्वे कराया गया था, संघ ने भी इनिशियली सर्वे कराया था, और न सिर्फ संघ के सर्वे को साइडलाइन किया गया, बल्कि आपको पता है कि संघ को भी इस बार साइडलाइन कर दिया गया था। एक चीज और, योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहते थे। नहीं, अब देखिए, ये कहना एक बड़ा हाइपोथेटिकल है, क्योंकि उनके कैंडिडेट को भी दरकिनार किया गया। वो कहना, देखिए, बीजेपी आला कमान से। अंदर सियासत चलती है, पॉलिटिक्स चलती है विद इन द पार्टी, वो सब जानते हैं, और वो हर पार्टी में चलती है। वो समाजवादी में भी चलेगी, वो बीजेपी में भी चलती होगी, वो कांग्रेस में भी चलती होगी। लेकिन आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 4.5 पौने 5 लाख वोटों से 1.5 लाख वोटों के मार्जिन पर आ जाना प्रधानमंत्री का, ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये बहुत बड़ा एक सेटबैक भारतीय जनता पार्टी के लिए है। जहां पर ये बात हो रही थी कि 10 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, वहां पर आप 1.5 लाख पर आपका मार्जिन आ गया, ये भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो बाकी सीटें हैं, पूर्वांचल को आप ले लीजिए, पूर्वांचल में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। तो ये इंडिकेशन है, भारतीय जनता पार्टी अपना आत्मचिंतन करे कि कहाँ कहाँ कमी हुई है। मैं मोटा माटी कहना चाहता हूँ कि मंदिर मुद्दा अब नहीं रहेगा अगले चुनाव में, नहीं रहा। राम मंदिर मुद्दा बिल्कुल नहीं रहेगा। अयोध्या ने बता, जो ज्ञानवापी वाला आया, जो मथुरा की बात कर रहे हैं, यानी कि मंदिर मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया। अब काम करना ही पड़ेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे जो भी हो, काम करना पड़ेगा। इसमें मेरी राय थोड़ी सी अलग है, मुद्दा नहीं है, लेकिन मंदिर बना है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ डेवलपमेंट तो होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर बना है। अब आप देखिए ना, लाखों की संख्या में रोज लोग वहां पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग वहां पर दर्शन कर रहे हैं, जो वहां पर आएंगे वहां पर। तो चीजें लोगों ने ये बता दिया कि जो आस्था है वो हमारा एक पर्सनल मामला है, उसको राजनीति में आप मत घसीटिए, क्योंकि इतना घसीटा गया उसको राजनीति में कि ये मुद्दा पूरी तरह से घिस चुका है। यही सबसे बड़ी गलती बीजेपी की एक और रही कि ओवर कॉन्फिडेंट ही हो गई बीजेपी कि हमने राम मंदिर बना दिया, हमने बहुत भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा उसकी कर दी, तो अब तो हमको सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि इसके आसपास का जो इलाका है वो वोट मिलेगा और हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाएगा। और एक चीज हमने और देखी, इस इलेक्शंस में हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हुआ, मंच से हुआ हिंदू मुसलमान। तो आप ये समझिए कि दूसरा पक्ष कंसोलिडेट हो गया, हिंदू पक्ष कंसोलिडेट नहीं हो पाया, एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहा, जो मुझे लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ हमने मंदिर बनाया है तो हमको इसका फुटेज मिलेगा, वो नहीं, उस ओवर कॉन्फिडेंस ने मारा। आपने ना कैंडिडेट पे ध्यान दिया, ना कैंडिडेट अपने लोगों से मिल रहा है या नहीं, जबकि अवधेश पासी का प्रचार आप देखिए, घर घर जाकर लोगों से मिलकर, मतलब पर्सनल कनेक्शन उन्होंने इस उम्र में खास तौर पर, है ना। और लल्लू सिंह जो 10 साल से सांसद हैं, जिनको पता है कि मेरे अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, वो भी इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहे कि मंदिर बन गया यार, अब सांसद तो मैं बन ही जाऊंगा। तो ये चीज बहुत भारी पड़ी, सिर्फ एक सीट पर ही नहीं, यूपी की बहुत सारी सीटें हैं जिस पर कैंडिडेट चेंज करने की जरूरत थी, लेकिन पुराने कैंडिडेट को उतारा गया। इसको ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा आप सॉफ्ट बोल रहे हैं, मैं इसको अहंकार कहता हूं। ये अहंकार रहा, जो मौजूदा कैंडिडेट थे उनके अंदर ये अहंकार रहा कि हम तो जीते हुए हैं। अच्छा, एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें, वो ये चीज है कि अयोध्या के लोगों को क्या ये भी लगा कि राम मंदिर बना, उद्घाटन हुआ, तमाम सेलिब्रिटियां, अमिताभ बच्चन, अंबानी, तमाम लोग आए वहां पर, सबके लिए बैठने की व्यवस्था थी, अयोध्या के आम आदमी को नहीं पूछा गया, ये मैसेज भी गया। एक लोकल मुद्दा हो सकता है, और मुद्दे की बात कर रहे हैं लोकल, ये भाई वो सेलिब्रिटी है, उनको वीवीआईपी सिक्योरिटी चाहिए, वो चीज होती है। आम आदमी भी वहां लंबी लाइन लगा के, जो अयोध्या का लोग जो है वो ये सोच रहा है कि हम तो कहाँ हैं, हम तो कहीं नहीं है, और जो आ रहे हैं वो सेलिब्रिटी, उनके लिए सारी वीआईपी सुविधाएं हैं, हमको 5 किलोमीटर लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। हमारे राम दर्शन 8 घंटे सुबह हो रहे हैं, सुबह 4 बजे लग रहे हैं और रात में हो रहे हैं, और वो वीआईपी एंट्री करके आ रहा है। ये महत्वपूर्ण आपने बात की, और ये हो सकता है ये एक बड़ा मुद्दा, जिस समय लोग वोट डाल रहे हों, अगर राम मंदिर जब उनके जहन में आ रहा होगा, तब उस वोटर के जहन में ये मुद्दा जरूर रहा होगा कि देखिए साहब, मेरा क्या, मैं यहाँ का लोकल बाशिंदा हूँ और मुझे राम मंदिर से मुझे राम मंदिर से इतना दूर कर दिया गया, मेरे आराध्य से दूर कर दिया गया, मुझे मेरे लिए टाइमिंग्स बना दी गई
तो ये जो ख्याल उसके जहन में आया होगा, अच्छा, एक वो चीज शुरुआती 1-2 दिन के लिए था, वो शुरुआती 1-2 दिन के लिए था, उसके इसमें- बाद वो दरवाजे सबके लिए खुले थे। और मुझे लगता है कि जब वीआईपी सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री वहां पर आ रहे हैं, देश भर के वीवीआईपीज आ रहे हैं, तो इस तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी- होता है, ये प्रोटोकॉल होती है। फिर भी होता है, आदमी को लगता है कि यार हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हमको साइडलाइन कर दिया और बाहर के लोग अरे भाई आके- आप भी ये बताइए छोटा ना, मुद्दा है। आपकी ये आपकी छोटा आपकी मुद्दा कोई है। बड़ी अच्छा, चीज होगी, वहां पीएम अच्छा, आएगा तो एक- आपको पीछे रखेंगे, अच्छा, पीएम को तो आगे अच्छा, रखेंगे। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, क्या योगी सरकार की बुलडोजर नीति पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई? क्यों? मकान तोड़े गए, अब उनके मकान तोड़े गए, गरीब लोगों के मकान तोड़े गए। बुलडोजर नीति क्या फ्लॉप हुई है? क्योंकि तमाम विजुअल ऐसे हैं, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, सुनी नहीं गई, रोने गाने की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर तमाम वीडियोस वायरल देखिए, हुए देखिए, हैं। आशीष, तो क्या ये बुलडोजर नीति भी फ्लॉप हुई है? ये एक पहलू हो सकता है। बुलडोजर नीति नहीं कह सकते। नहीं, मैं तो इसको- कहूंगा बुलडोजर नहीं, नीति। ये बुलडोजर बिल्कुल, नीति ये विकास के लिए अगर आपको आगे बढ़ेंगे तो आपको ये ढहाने पड़ेंगे। तो लेकिन जब आपको प्रॉपर infrastructure- मुआवजा देना पड़ेगा ना। अरे भाई करिए मुआवजा ना, देंगे किसने ना, मना किया? ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, ऐसे नहीं कि मैंने अपनी जेब से पैसे निकाल के आपकी जेब में डाल दिए, नहीं, ये नहीं, प्रोसेस नहीं, होती है। जब आपको तुरंत एक बार बुलडोजर बताइए, चलाना है तो सुनिए, आपको- सुनिए, कह रहा है, आशीष कह रहा है कि एक नीति बनाते हैं, ठीक है, आपको विकास करना है, हाँ, आप तुरंत नीति नीति बनाइए। ऐसा नहीं कि आप सर उठा के कहीं पर भी बुलडोजर आपने भेज दिया कि हाँ साहब ये यहाँ गिरा पर दो, गिरा दो। रोड बनना है, ये गिरा दो। नहीं, ये सरकार का ठीक है। विशेषाधिकार है। नहीं, विशेष अधिकार नहीं है, बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं आपको है, नहीं पता तो बिल्कुल मत नहीं, बोलो। नहीं, विशेष उसका- अधिकार नहीं देखिए, है। उसका मुआवजे का अपना प्रोसेस है, आप मुआवजे का नोटिस प्रोसेस दीजिए, है, आप हाँ, नोटिस दीजिए, मुआवजे का पहले प्रोसेस भी है, बातचीत कीजिए, एक बकायदा विस्थापन नीति होती क्या है, एक मिनट, विस्थापित किया जाता है प्रॉपर। मुआवजा आप गारंटी दीजिए। से कह सकते हैं कि बिना किसी से बात करे वहां बुलडोजर चला दिया गया? नहीं, बुलडोजर ने प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया, हाँ? प्रॉपर मुआवजा नहीं मुआवजे में दिया। वक्त देखिए, लगता है। वक्त कितना लगता है? मुआवजे में वक्त वक्त लगता है, लेकिन प्रॉपर हाँ। मुआवजा की मैं बात मैं आपको करूं, मैं बताता हूं, एक मिनट, मैं बताता setback क्यों हूं, मैं हुआ? बताता हूं, बुलेटिन है, आप लोग मैं आपको एक चीज बताता हूं। सेटबैक इसलिए हुआ नहीं, क्योंकि लल्लू सिंह ने ये नहीं, कहा, नहीं, लल्लू सिंह ने कहा वो संविधान वाली बात अलग है। नहीं, हाँ। जब 1500 करीब जो व्यापारी हैं उनकी दुकानों को वहां से हटाया गया, तब लल्लू सिंह ने ये कह दिया कि हमको व्यापारियों को वोट नहीं चाहिए। ये चीज बैकफायर की है। ये तो की है। लेकिन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है, प्रोसेस है। सरकारी प्रोसेस में टाइम लगता सरकारी है। प्रोसेस में आपको ऐसा सरकार नहीं कि नहीं, मेरी जेब से पैसे निकाल के नहीं, आपकी नहीं, जेब में नहीं, डालना है। मैं बता हर रहा हूं, चीज में टाइम लगता है। सरकारी में और प्रोसेस- विकास की कीमत चुकानी पड़ती है, बिल्कुल किसी चुकानी को भी पड़ती है। चुकानी पड़ती है। फिर यही कोई चीज- अगर डेवलपमेंट फिर- के रास्ते में अगर आएगा, आप कोर्ट भी चले जाइए, कोर्ट आपको नहीं कहेगा, आपको घर फिर- हटाना पड़ेगा, हाँ, मकान फिर- हटाना पड़ेगा। ये एक्सप्रेस वे बना है, इसमें फिर- कितने किसानों की जमीन ली गई? सुनिए, आप और मैं सुनिए। उसी एक्सप्रेस वे से आते हैं, कितनी जो दुकानें उनको काट कर पीछे कर दिया गया। नहीं, नहीं, वो ठीक ये है, सब होता वो है। ठीक है, वो मुआवजा काट के पीछे कर दिया गया, वो नक्शा निकाला जाता है, वो नक्शा निकाला जाता है 100 साल पहले का, कितना अतिक्रमण किया आपने, तभी काट के पीछे किया जाता नहीं, है। जो एक पीछे point- करेंगे उसका मुआवजा दिया नहीं, जाएगा, मुआवजा लेकिन ऐसे नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल मिलता मुआवजा है। ऐसे नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही मिलता है अगर मुआवजा। आपने अतिक्रमण किया है गलत तरीके से, अरे भैया, तो आपका पुराना नक्शा निकाला अरे जाता है, भाई, उस तो नक्शे के फिर- हिसाब से अरे जगह जब खाली कराई जाती है। अतिक्रमण होगा तो मुआवजा ही क्यों मिलेगा? हाँ, नहीं जब मिलता है, आपकी नहीं जमीन मिलता है, लेंगे, नहीं मिलता है। आपकी जमीन लेंगे तब मुआवजा देंगे हाँ, ना। यही मैं कह रहा वही हूँ, मैं भी कह रहा अतिक्रमण हूँ। होगा तो मुआवजा नहीं जिसकी मिलेगा, जमीन है, उसको मुआवजा जमीन लेंगे तो मिलेगा, मुआवजा लेकिन टाइम मिलेगा। लगता है उसमें। ये पॉइंट है, एक पॉइंट इसमें और है, जो वहां पर तमाम लोग हैं उनका ये कहना है कि जो ग्रामीण इलाके की जो जमीन है उसका मुआवजा 4 गुना ज्यादा मिलता है, जो प्रोसेस है, और जो शहरी इलाके की जमीन है उसका 2 गुना मुआवजा मिलता है। लेकिन गांव की जमीन जो है वो सस्ते औने पौने दाम पे खरीदी गई। ये तमाम चीजें उसमें कारण रहे हैं। लेकिन एक जो सेटबैक बीजेपी को लगा है उसकी बात मैं आपसे करता हूं कि बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उसका जो एक मुद्दा था, मंदिर वाला जो बात हो रही थी अभी, वो मंदिर मुद्दा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो क्या अब आने वाले चुनाव में बीजेपी को नई रणनीति के तहत डेवलपमेंट के पे जाना चाहिए, या पाकिस्तान, चाइना और हिंदू मुस्लिम फिर से ऐसा कोई नैरेटिव सेट होगा? मुझे लगता है कि स्ट्रेटजीज टाइम पे चेंज होती रहती हैं। जब तक जो मुद्दा काम करेगा तब तक उस मुद्दे पे चलेंगे। अभी तक बीजेपी का वो इशू काम कर रहा था, बीजेपी को वोट भी दे रहा था, बीजेपी को जिता भी रहा था, चुनाव भी